ये कोई जनजाति नहीं है। कुछ लोग जनजाति शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर भारत में जिस समय जाति व्यवस्था लागू किया जाता है, और जाति व्यवस्था भी आता है जब 8वीं शताब्दी के बाद 788 के बाद यह जाति प्रथा शुरुआत होता है। वो केरल में पैदा हुआ था शंकराचार्य, वही आकर के शुरुआत करता है। और जिसको आगे करके क्या कहा गया, वो जो शंकराचार्य था उसी को आगे चल करके कहा गया क्या, और उसके बाद से शुरुआत हुआ जाति प्रथा। इसके पहले जाति प्रथा नहीं था। इसका हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको बीच में। जाति प्रथा के चलते हम कहा गया है जनजाति। आज भी देखिएगा एससी का लोग सर्टिफिकेट लेने जाता है तो वहां लिखा रहता है जाति प्रमाण पत्र। हाँ अरे भाई एसटी लोग तो जाति है ही नहीं, वो लोग घुसपी है। मगर ये जाति प्रथा क्यों वहां लागू किया जा रहा है सर्टिफिकेट में, और हमको भी जनजाति कहा जा रहा है। यही कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय हमारे यहाँ के जयपाल सिंह मुन्ना थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा, अंबेडकर इसमें आदिवासी शब्द का प्रयोग होगा, ट्राइब शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तब अंबेडकर ये सोचा कि अगर इसको हम आदिवासी शब्द का संविधान में अगर प्रयोग कर देते हैं तो पहला बासिंदा ये होगा, कल दिन हम लोग तो बहिरागत हो जाएंगे। तो अंग्रेज को जिस तरह से लोग भगाया है, हम लोग भगाए हैं, आने वाला दिन में यहाँ का जो लोग है उन लोग भी हम लोग को बहिरागत करके भगा देगा। तब वो क्या, जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा इंग्लैंड चले जाते हैं उसी दिन वो विधेयक पारित कर देता है और शब्द लागू कर देता है आदिवासी के बदले में जनजाति। अब ये तो ठीक है, चले वहां पर एक डिफीट हम लोग खाए, चाहे वो चालाक चतुराई से वहां काम लिया गया हो, हम लोग उस चालाक चतुराई में कहीं ना कहीं हारे। अब यहाँ पर बात उठ जाता है कि हम अगर जनजाति नहीं है तो हम है क्या, तो हम गुस्ती धारक हैं, हम गोत्र धारक नहीं होते हैं, नहीं है। जो लोग अभी कुछ लोग बोले, गोत्र का मतलब गांठ होता है, गांठ मतलब शरीर होता है, और एक शरीर का जितना वंशज होता है वो लोग सब गोत्र होता है। जैसे कपिल का गोत्र है, भारद्वाज का गोत्र है, ताकि उसका पूर्वापुरुष उसको उसी से शुरुआत मानता है। मगर हम लोग इसको नहीं माने हैं, हम लोग माने हैं गुस्ती, मतलब जिसका भी विचार और जिसका भी सोच एक जैसा होगा उसको एक गुस्ती कहा गया था। और ये गुस्ती के लिए एंथ्रोपोलॉजी में आज भी टर्म हम लोगों को प्रॉपर नहीं दिया गया है और हम लोग इजाफा नहीं कर सके। मगर अभी संविधान में शब्द प्रयोग किया गया है ट्राइब। उसमें से कुछ लोगों को उस संविधान के दायरे के अंदर में नोटिफाई किया गया, शेड्यूल ट्राइब हुआ। जो नहीं नोटिफाई हुआ वो आज भी ट्राइब है। अब क्वेश्चन उठता है, आज यहाँ इंडिजिनस शब्द का अब बात उठ रहा है। इंडिजिनस का विपरीत शब्द है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है बहिरागत। जैसे जिराफ नाम का एक जानवर है जो अफ्रीका में पाया जाता है, तो उसका जीन सिर्फ अफ्रीका में है, वो पूरे दुनिया में कहीं वो जीन नहीं है। मगर उसी जिराफ को ला करके भारत में हम अगर पाले और यहाँ वो बचे, बचना जरूरी नहीं है बल्कि वो प्रजनन करे और बच्चा पैदा करे और बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाए। ऐसे स्थिति में हम जिराफ का जीन को यहाँ ला रहे हैं, मगर यहाँ से उस जीन का उत्पत्ति नहीं हुआ है। इसलिए जिराफ इंडिजिनस जब भी होगा अफ्रीका का होगा, ये भारत के लिए वही जिराफ एक्सोटिक हो जाएगा। तो हम यहाँ अपने आप को इंडिजिनस मान रहे हैं। ये इंडिजिनस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों सोचा कि इंडिजिनस डे होना चाहिए, इंडिजिनस डिकेड होना चाहिए? तो आते हैं 1945 ईस्वी में एटॉमिक बम्बार्डमेंट किया गया अमेरिका के द्वारा, कहां? जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। 100 केजी का परमाणु बम वहां ड्रॉप किया गया था।
और 100 केजी परमाणु बम में गिरते गिरते वहां का टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि 1 लाख आदमी एक दिन में मरे। और आज भी वहां जो बच्चा आ रहा है वो रेडिएशन का क्या कुप्रभाव है। तो आज हमको नजर आ रहा है वहां जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 1 आंख वाला हो रहा है, तो किसी के पास दोनों आंख नहीं है। कोई बच्चा में हाथ है तो अंगुली नहीं है, तो कोई बच्चा में हाथ है तो पैर नहीं है। यानी जेनेटिकल डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो रहा है। ये एटॉमिक बम्बार्डमेंट का कुप्रभाव था जो उस समय मरा लाख लाख लोग, मगर आज भी जन्म जन्मांतर तक बच्चा वैसे ही पैदा हो रहा है। मगर वहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी था। एटॉमिक बम्बार्डमेंट जब होता है तो एक जानवर खाली नहीं मरता है, वो है तेलचट्टा, कॉकरोच जिसको कहते हैं। वो एटॉमिक बम्बार्डमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तेलचट्टा सब बचा और एक ट्राइबल बचा। मगर ट्राइबल का भी देखा गया क्या 9% लोग उसका कुप्रभाव उस पर भी पड़ा। एक घटना। दूसरा घटना, अभी यूरेनियम जिससे एटॉमिक बम्बार्डमेंट बम बनता है वो पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है यूरेनियम। और अभी लेटेस्ट खबर क्या है जानते हैं? उसमें करीब करीब 45 गांव है उसके इर्द गिर्द। उस इर्द गिर्द का 45 गांव का लड़की लोग और लड़का लोग दोनों को शादी का इच्छा ही खत्म हो जा रहा है। मतलब शादी ही नहीं करना चाह रहा है, भावना ही नहीं पैदा हो रहा है, ना लड़कियों में ना लड़कों में। अब ये कब से शुरुआत होता है? तो ये शुरुआत हो गया आपको 1970 के बाद। नतीजा उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। मगर वहां भी हम लोग देखे क्या, जो लोग इंडिजिनस हैं, जिनके पास भी A1R जीन है, उनमें अभी भी शादी करने का प्रवृत्ति खत्म नहीं हुआ है। एक दूसरा घटना हम लोग देखें। अब एक तीसरा घटना अभी आया, एक नया बीमारी लेकर के, और वो बीमारी था कोरोना। आप लोग सुने हैं इस बीमारी के बारे में, और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जातिगत या धर्म के आधार पर अगर हम लोग कोरोना का विश्लेषण अगर करने के लिए जाते हैं, तो रामगढ़ ही जिला को आप अगर यूनिट मान करके चलते हैं तो आप लोग कोई नहीं बोल सकते हैं कोरोना का दुष्प्रभाव के चलते कोई कुर्मी बच्चा मरा है। आप लोग नहीं कर सकते। जगन्नाथ महतो जैसा आदमी जिसको इतना कोरोना का सीवियर इंपैक्ट पड़ा था, वो भी टाइड ओवर कर गया। अर्थात आज हम लोग जो 100 किलो का बम गिराए उसमें हम लोग इतना आदमी को मार दिए। तो आज जानते हैं करीब करीब दुनिया का 18 देश है जिसके पास 100 नहीं 10,000 से लेकर 15,000 केजी का एटॉमिक बम है। अगर कोई एंटी ह्यूमन पर्सन के पास वो बम अगर चला गया और भावना को कंट्रोल अगर नहीं कर पाएगा और बम्बार्डमेंट अगर कर देगा तो पूरा दुनिया में मानव नाम का जीव जो है वो बचेगा। ये पूरे दुनिया के पास एक गंभीर समस्या हम लोगों के बीच में खड़ा हुआ। तब हम लोग बात उठे कि अगर ये स्थिति खड़ा आ जाए तो हम लोग आने वाला नस्ल को कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे। तो हम लोग को देखना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड का कौन से ऐसे लोग हैं जो लोगों पर ये वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का कुप्रभाव नहीं पड़ता है या कम से कम पड़ता है। उन लोगों का संरक्षण और संवर्धन का होना जरूरी है। और उसी समय से शुरुआत हुआ इंडिजिनस पीपुल्स के बारे में डिस्कशन। एक और समस्या खड़ा हुआ। अभी आप लोग जानते होंगे सुनामी आया था
और सुनामी का इपी सेंटर मतलब मेन सेंटर अंडमान और निकोबार आइलैंड था। और उस अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक जारवा जनजाति है जो निग्रो नस्ल का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जहां पर वो लोग रहता था उसी जगह सबसे ज्यादा सुनामी का कुप्रभाव पड़ा था, मगर उसमें एक भी जारवा जनजाति का लोग मरा नहीं। कैसे? तो सुनामी आने के 3 दिन पहले उन लोगों को आभास हो गया और उन लोग क्या किया, अपना घर द्वार छोड़ करके ऊंचाई में चला गया। और वहां जब चला गया और तब वहां सब लोग टोटल लोग बच गया। और जैसे ही सुनामी खत्म हुआ फिर अपना जगह पर लोग आ गए। तो आपको ये जो एक गुण आपको देख रहे हैं, यानी पूर्वाभास करने का क्षमता, ये क्षमता कुर्मियों में भी है। कैसे है? तो चांद जब घेरा बनाता है तो हम लोग कहते हैं चांद की माड़ोर गिरो यार, पानी नहीं गिरती। आप लोग गांव देहात में जो बूढ़ी लोग होंगी वो लोग जानती हैं। उसके बाद सूरज जब उगता है और सूरज डूबता है, उसको देख करके लोग बता देता है कि अब पानी कितना दिन के बाद आएगा। उसी तरह से तालाब में जब मेढक लोग टर्क करना शुरू करता है तब सोचता है लोग कि अब पानी पड़ेगा। उसी तरह से चींटी लोग जब अब पानी आने का पूर्वाभास है लग गया उन लोगों को, तो उन लोग क्या करता है, अपना अंडा को एक जगह मुंह में उठा करके दूसरे जगह ले जाता है। और ये सबको देख करके, यानी ये बायो इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है आने वाला समय में क्लाइमेट में चेंज होने वाला है। और ये क्लाइमेट को चेंज देख करके हम लोग तैयार होते हैं अपने आप को। आश्चर्य लगता है इन लोगों का टेक्नोलॉजी को। आज का सभ्य समाज ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया है, जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक। अब यहां पर आते हैं, ये इंडिजिनस जो शब्द आया, एक इंडिजिनस में से एक हो गया नोटिफाइड, एक हो गया अनोटिफाइड। अब हम कहेंगे, कुछ लोग बात उठाते हैं, आज जैसे अभी मुराबादी में मनाया जा रहा है इस साल सरकार के द्वारा, वहां इनवाइट किसको किया गया है? जो लोग नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब हैं उनको खाली बुलाया गया, और जो लोग नोटिफाइड नहीं है उनको नहीं बुलाया गया। जैसे कुर्मी नोटिफाइड नहीं है, कुर्मी का कोई संगठन को कोई खबर नहीं दिया गया। कारण हाँ, तब हम क्या माने, हम ट्राइब नहीं है। अगर जनजाति ही आप लोग कहना चाहते हैं तो क्या हम जनजाति नहीं है? हम अनुसूचित नहीं हैं, ये बात हम मानते हैं, मगर हम जनजाति तो हैं, ट्राइब तो हैं। कैसे हम जानेंगे? हमारे मुंह में बोल देने से होगा? तो भारत का सर्वोच्च पद और प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, ये प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये संविधान का रक्षक होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का ही अधिकार है कोई कमीशन बैठाना। प्रधानमंत्री का नहीं है पावर, कमीशन बैठा सकता है। और कमीशन जो काम करेगा वो राष्ट्रपति के अधीन काम करेगा, प्रधानमंत्री के अधीन काम नहीं करेगा। अगर कोई राज्य में राष्ट्रपति को कमीशन बैठाना है तो वहां का राज्यपाल से सलाह मशविरा करके राज्यपाल को पावर दे देता है कि आप कमीशन बैठाएं। तो फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के फॉर्म में काम करता है। तो हम लोग जब झारखंड आंदोलन 1917 से शुरुआत किए, कहां से शुरुआत हुआ जानते हैं? हजारीबाग का भूमि से शुरुआत हुआ है झारखंड आंदोलन। ढाका में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय यहां का 4 लड़का गया हुआ था सेंट कोलंबस का, और वहीं से शुरुआत किया झारखंड आंदोलन। इसीलिए आज अगर झारखंड अगर बना है तो हजारीबाग का हम लोगों को ऋण को स्वीकार करना पड़ेगा। आज का भले रामगढ़ हो सकता है, मगर उस समय था आपका हजारीबाग। तो
तो झारखंड आंदोलन चलते चला। बूटा सिंह उस समय रहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार का, और प्रधानमंत्री कमीशन बैठाते हैं, और वो कमीशन का नाम रखा गया कमेटी ऑन झारखंड मैटर, और उसका अध्यक्ष बनाया गया लाली साहब को, और लाली साहब चीफ सेक्रेटरी थे भारत सरकार का। तो उसको लाली कमीशन कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं उसको कमेटी ऑन झारखंड मैटर। 1989 में वो रिपोर्ट सबमिट करता है, और उस रिपोर्ट जब सबमिट करता है तो उस समय वो लिखता है आदिवासी बहुल झारखंड का रिपोर्ट। तो आदिवासी बहुल का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%। तो आज अगर आदिवासी को अगर हम कहें जो नोटिफाइड है वो तो मात्र 24% है, तो फिर मोर देन 50% कैसे हुआ? तो वहां पर लिखा कि 24% अनुसूचित जनजाति, और इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, गैर सरकारी जनजाति ब्रैकेट, गैर सरकारी जनजाति कुर्मी ब्रैकेट में महतो। तो हमको तो वहां गैर सरकारी जनजाति माना, यानी कमीशन हमको जनजाति मान रहा है, यानी भारत का राष्ट्रपति और झारखंड का राज्यपाल हमको जनजाति मान रहा है, मगर सरकार खाली नहीं मानती है, इसीलिए वहां लिखा गया गैर सरकारी जनजाति। और उसी के आधार पर आगे चल करके बना आपको ऑटोनोमस काउंसिल, फिर आगे चल करके झारखंड बनता है यहाँ पर। तो जिस समय झारखंड को अलग करने का बात उठेगा उस समय हमको गैर सरकारी जनजाति कर करके घोषित कर करके यहाँ कहोगे आदिवासी बहुल जनजाति, और अगर गैर सरकारी हम अगर हैं तो हम मांग कब से उठाना शुरू किए? तो ठीक है तुम कह रहे हो गैर सरकारी, तो इसी को करो सरकारी। और हम आपको आश्वासन दे करके जा रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को चलाते चलिए, एक समय आएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हो सकता है, 10 साल या 15 साल लगे, सरकार बुला करके आपको अनुसूचित जनजाति में शामिल करेगी, उसको बाध्यता होगा। अभी सर बोल रहे थे, सुधांशु सर बोल रहे थे कि बाहर के लोगों को ला करके यहां बसाया गया। सर डॉक्टर बी विनोद का किताब को पढ़िए, उसमें लिखा क्या जा रहा है? 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया, और जब अलग किया गया तो 36 से लेकर 39 ईस्वी मात्र 3 साल जितना सरकारी पद था उसमें जान करके आपको आश्चर्य होगा 85% बिहारियों को नौकरी दिया गया, और यहाँ का आदमी को मात्र 15% नौकरी दिया गया। इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, फिर भी हम लोग क्योंकि अप टू डेट नहीं रहते हैं, नतीजे जानकारी का अभाव के चलते हम समझ नहीं पाते। आप सोचिए, जहां के लोग 100% है नौकरी, उसको 100% मिलना चाहिए, तो 100 में 85 आदमी बिहारी को घुसा दिया गया और 15 आदमी खाली यहाँ को दिया गया। और 15 में भी किसको दिया गया? जो लोग अनुसूचित जनजाति में थे। अनुसूचित जाति वाला को नहीं मिला, अनुसूचित जाति वाला को भी बाहर से ला करके यहाँ इम्प्लांट करके नौकरी दिया गया। इतना हमारे ऊपर अत्याचार होते रहा, फिर हम लोग चुपचाप रहे। हमारा पॉलिटिकल लीडर भी डेटा को देखते नहीं है, और हम लोगों के पास समय भी नहीं है कि हम लोग एक जगह बैठ करके इसका परिचर्चा करें। और यह परिचर्चा करने का दायित्व किसके ऊपर है? जो खेत खलिहान में काम करता है उसके ऊपर है, कि पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है? और पढ़े लिखे लोग, हम लोग अपना समाज को बलि दिए हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कहने में कोई नहीं लगता है, कहीं कि डेटा बताता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं, आप अपना अगर भूमिका नहीं निभाएंगे तो स्वाभाविक है, भूमिका तो मांग करता है आपका,
अब यहां तक बात तो आ गए हैं। जानते हैं झारखंड का नाम क्यों पड़ा है? अभी शब्द दिया जाता है झार और खंड। झार को मतलब क्या कहता है? रॉक। और खंड कहता है। और झार का मतलब होता है झाड़ी। अरे भाई, झाड़ी शब्द में अड़ा तुम ला रहे हो और झार शब्द के समय अड़ा शब्द को नहीं ला रहे। तो झारखंड नाम था, ये क्यों नाम झारखंड को झारखंड कर दिया? झाड़ का मतलब झरक शब्द से आया है, और झरक का मतलब होता है आग जहां जलता है वहां से जो ताप को मिलता है पैर में, देखे रहिएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? झरक का लगना, यानी कि यहाँ क्या झरक लगने वाला खंड है। हम लोगों को समझा दिया जाता है झाड़ी और खंड नहीं। हम लोग वो लोग हैं, इस एरिया को कहा गया है पांडव वर्जित क्षेत्र, यानी पांडव को यहां घुसने नहीं दिया गया था।